जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कभी इंडिया पोस्ट में जीडीएस की नई वैकेंसी निकल के आ गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है और इस पर हम आपको एक वीडियो भी बना के दिए थे। लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर कितने परसेंटेज वाले को भरना चाहिए, कितना परसेंट में भरना चाहिए, क्या यूं ही भर के बेकार हो जाएगा? और ये भी हो सकता है कि आप यदि नहीं भरे और कम परसेंटेज वालों को उठा लिया तो फिर आपको बहुत बाद में पछतावा होगा। तो आखिर 10th में कितना परसेंट होना चाहिए, क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, इस बात पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको बढ़िया से समझा सकें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस नई भर्ती के बारे में। भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, पूरी बात आपको समझाएंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो देखिए 21,413 वैकेंसी अभी जीडीएस का निकल के आया है, जिसका फॉर्म चालू है। और यदि पिछला रिकॉर्ड देखोगे तो कभी 40,000 आया था, कभी 35,000 आया था, कभी 38,000, लेकिन इस बार सीट इन्होंने कम कर दिया है। 21,413 वैकेंसी इन्होंने निकाला है। ठीक है, और सैलरी में भी बहुत बड़ा बदलाव हो गया दोस्तों। सैलरी अब 10,000 और 12,000 जो अब वो सैलरी आपको नहीं मिलेगा, सैलरी इसका बढ़ चुका है। तो कितना सैलरी मिलेगा हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन की बात करेंगे तो 10 फरवरी से इसका फॉर्म चालू है। 3 मार्च से पहले आपको हर हाल में फॉर्म को डालना पड़ेगा। और हाँ, इस सबका डेट दोस्तों बढ़ता नहीं है, इसलिए 3 मार्च से पहले ही आप फॉर्म को डाल दीजिएगा, याद करके, बहुत जरूरी है। अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है तो देखिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी के विद्यार्थियों को 100 रुपए लगेगा। बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं या पीएच विद्यार्थी हैं यानी दिव्यांग हैं तो आपका फ्री में फॉर्म भराएगा, आपको पैसे देने की यहां पर जरूरत नहीं है, फ्री में आप फॉर्म डाल सकते हैं। उम्र की बात करेंगे तो देखिए, कम से कम 18 से 40 साल आपका उम्र होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म को डाल पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और जो ओबीसी विद्यार्थी हैं उनको 3 साल उम्र में छूट मिल जाएगा, मतलब 18 से 43 हो गया ओबीसी का। और जो एससी एसटी विद्यार्थी हैं उनको 5 साल उम्र में छूट मिलेगा, मतलब 18 से 45 हो गया एससी एसटी का। ठीक है, योग्यता की बात करेंगे दोस्तों, क्वालिफिकेशन इसका क्या होना चाहिए तो समझिए, आपका 10th पास होना चाहिए, साथ में मैथ प्लस इंग्लिश, आपका 2 सब्जेक्ट 10th में जरूरी है। गणित और अंग्रेजी, ये 2 विषय 10th में होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म को डाल पाएंगे। साथ ही साथ आपको साइकिल चलाने का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो साइकिल आम बात है, सब जानता है साइकिल चलाना, ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो साइकिल चलाने का नॉलेज लिखा है तो ये तो होगा ही। और भाषा की बात करेंगे तो आपको लोकल भाषा आनी चाहिए, जैसे यदि आप किसी क्षेत्र से भरते हैं तो उस क्षेत्र का आपको भाषा आना चाहिए। और एक चीज आपको जरूरी हम बात बता देते हैं कि भाषा सिर्फ आने या नहीं आने से नहीं होगा, 10th में वो भाषा आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब जैसे कोई मानते हैं कर्नाटक से फॉर्म भरना चाहता है तो उसको दोस्तों वहां का लैंग्वेज आना चाहिए। यदि आप बिहार, झारखंड, राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो आप जाकर के तमिलनाडु में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वहां की भाषा आपको नहीं आती है। ठीक है, और मैट्रिक में आपने वो पढ़ भी नहीं रखा होगा, तो दोस्तों वहां नहीं डाल पाओगे। लेकिन जहां जहां हिंदी बोला जाता है आप वहां से फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? दूसरे राज्य से भी फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अब जैसे हम बिहार के हैं तो हम झारखंड में भर सकते हैं, राजस्थान में भर सकते हैं, यूपी में भर सकते हैं, हिमाचल में जाके भर सकते हैं, तो कहीं भी जाके भर सकते हैं। लेकिन हम बंगाल में, गुजरात में, इस सब जगह में नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वहां का भाषा हमको नहीं आता है। और एक चीज यहां पर लिखा है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूजन में कि सर सर्टिफिकेट चाहिए कि नॉलेज चाहिए। तो देखिए दोस्तों, क्लियर हम आपको बता देते हैं कि इस पर नॉलेज लिखा है। यदि आपको नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का, फिर भी आप फॉर्म को डाल दीजिए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉलेज आप ले लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिए और थोड़ा बहुत कंप्यूटर इधर उधर सीख लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर का आपका टेस्ट नहीं लेगा। ऐसे ही बस लिखा है कि नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग होने के बाद थोड़ा सा ऑफिस का काम काज भी करवा लेता है कभी कभी कंप्यूटर पे, इसलिए बोलता है कि नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म भर दीजिए और सीख लीजिएगा 1 महीना कहीं पे कंप्यूटर, या फिर यूट्यूब से सीख लीजिएगा, बहुत आसान चीज है। ठीक है, इसको ज्यादा टेंशन में नहीं लेना है, कंप्यूटर उतना जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? अब हम आपको यदि सैलरी की बात करेंगे कि इस पे वेतन आपको कितना मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, पहले जब जीडीएस का वैकेंसी निकला था 2022 में, 23 में, तब दोस्तों सैलरी इन्होंने लिख दिया था कि 10,000 मिलेगा, 12,000 मिलेगा, इन्होंने फिक्स सैलरी लिख दिया था। लेकिन अभी जो जीडीएस का फॉर्म आया है ना, तो अभी 2025 का जो नया फॉर्म आया है उस पे दोस्तों सैलरी आप देखेंगे तो गजब सैलरी लिखा है। सैलरी सबसे पहले बीपीएम का सैलरी का बात करेंगे तो 12,000 से आपका सैलरी स्टार्टिंग होकर के 27,000 के आसपास आपको
सैलरी मिलेगा। तो 12,000 से लेकर के 27,000 के बीच, इसी के बीच आपको सैलरी मिलेगा। आपको 15 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है, 18 भी मिल सकता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना हो जाओगे आपका सैलरी दोस्तों, बढ़िया सैलरी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और अभी दोस्तों आपको पता है कि 8वां वेतन भी लागू हो गया है, तो सैलरी आपको जबरदस्त यहां पर मिलने वाला है। तो फॉर्म को तो बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, ठीक है। ये 10,000 और 12,000 वाला अब जॉब नहीं रहा, ठीक है। तो वैकेंसी लाजवाब है। बीपीएम का देख लीजिए, 12,000 से लेकर के 27,000 तक आपका सैलरी रहेगा। डाक सेवक का दोस्तों 10,000 से लेकर के 25,500 तक आपका सैलरी रहेगा, इसी के बीच रहेगा। एबीपीएम की बात करेंगे तो इसका भी 10,000 से लेकर के 25,500 तक आपका शुरुआती वेतन रहेगा। हालांकि आगे चल के सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आगे का वेतन की बात करेंगे तो हाँ, आगे वेतन दोस्तों आपका 25 तक पहुंच जाएगा, 28 तक, 38 तक, 40 तक। जैसे जैसे आप पुराना हो जाएगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10,000 और 12,000 में ही आपको रोक देगा, ऐसी बात नहीं है। और इस पे दोस्तों एमटीएस में प्रमोशन भी हो जाता है। आप विभागीय एग्जाम दे करके ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर जा सकते हैं। तो एक बार किसी तरह यदि डिपार्टमेंट में आप चले गए तो फिर आपको मौका मिलता है एग्जाम देने का, आपका प्रमोशन भी होगा, तो काफी बढ़िया बात है। कार्यावधि की बात करेंगे, इस पे कितना घंटा काम करना आपको पड़ेगा, तो देखिए दोस्तों इस पे ज्यादा काम आपको नहीं है, 4 से 5 घंटा आपको काम करवाएगा। काम दोस्तों यही है कि जो भी चिट्ठी पत्र है इसको इधर उधर बांटना है, जिसका चिट्ठी है उसको जाकर के पहुंचा देना है, बस आपका काम खत्म हो गया। ज्यादा इस पे ओवर ड्यूटी नहीं होता, ऐसा नहीं कि 8 घंटा 10 घंटा आपका ड्यूटी होगा, ऐसी ड्यूटी नहीं है। 4 से 5 घंटा, किसी किसी दिन तो 3 घंटा 2 घंटा में ही, किसी शब्द डेली चिट्ठी पत्र थोड़ी आता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई की बात करेंगे दोस्तों तो जी बिल्कुल, आप आगे का पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इस पे फंस जाएंगे, क्या आगे का पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये सबसे लाजवाब वैकेंसी है, इस पे नौकरी करते हुए आप आगे का बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस पे उतना वर्कलोड नहीं है, उतना इस पे काम नहीं है। तो आप आगे चल के बीपीएससी निकाल सकते हैं, यूपीएससी निकाल सकते हैं, एसएससी सीजीएल निकाल सकते हैं, तो आगे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको इतना बढ़िया नौकरी मिल रहा है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और तैयारी भी अपना चालू रखिए, आगे आप दूसरा जॉब भी ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहां तक क्लियर हो गया। अब यदि हम बात करेंगे कि चयन प्रक्रिया इसका क्या रहेगा, तो देखिए इसका सिंपल सा एक ही प्रोसेस है, बहुत दिनों से यही चल रहा है दोस्तों कि मेरिट लिस्ट बनेगा। आपका 10th में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ना, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है, कंप्यूटर के द्वारा जनरेट होता है, और उसी के आधार पर डायरेक्ट आपको नौकरी मिलेगा। इस पे ना कोई परीक्षा होता है, ना इसका कोई सिलेबस है, ना ही कोई पैटर्न है, कहीं आपको आना जाना का कोई टेंशन नहीं है, ना ही इसका कोई किताब है दोस्तों, बस आपको भर देना है और छोड़ देना है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट जो है आपका 10वीं में जितना नंबर है उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट यहां पर बनता है। अब आप सवाल कीजिएगा कि सर कितना परसेंटेज में भरना चाहिए, किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए। तो दोस्तों जीडीएस में अभी ये देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जिसका हाई परसेंटेज मार्क्स है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। जैसे जैसे आप पीछे जाओगे 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, तो कम परसेंटेज वालों का भी सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अभी दोस्तों कुछ सालों से देखा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ जो सिलेक्शन का मार्क्स है वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन फिर भी अभी भी आप देखोगे कि कम परसेंटेज वालों का भी सिलेक्शन होता है कहीं कहीं, ठीक है। तो हम आपको दोस्तों यही रिकमेंड करेंगे कि जिस भी विद्यार्थी का नंबर 80% से ऊपर नंबर है मैट्रिक में, तो आप यहां पर फॉर्म को डाल करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कहीं से यदि आप डाल दिए और वहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला है और सबका परसेंटेज आपसे कम है, तो आपको वहां पर ले लेगा। जैसे कि मानते हैं कि आपका यदि 88% नंबर है, ठीक है, और वहां पर मानते हैं कि 10 विद्यार्थी फॉर्म डाल दिया है और 10 में से 9 का दोस्तों 88 से कम नंबर है ना, तो आपको वहां पर ले लेगा। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये काफी लाजवाब है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि कहां से कितना विद्यार्थी और कितना परसेंटेज वाला विद्यार्थी फॉर्म डाल रहा है, ये आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी आप रिस्क नहीं ले सकते, आप फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट आएगा फिर भी अच्छी बात है, नहीं आएगा तो दूसरा वैकेंसी का आप तैयारी करोगे, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है मेरे हिसाब से। यदि आप 80% से ज्यादा मार्क्स है तो आप डालिए, यदि आप SC ST हैं तो आपका 78 79 भी है, फिर भी आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? बाकी आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका कितना परसेंट है और आप मेरे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। समझ में आ गया? कमेंट जरूर कीजिएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।